नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 15 जुलाई 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। तो जल्दी से देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको इन आर्टिकल्स में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम समझ में आती है या अपनी अप्रोच में कुछ प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। पहला आर्टिकल है द स्टैंड ऑफ एंड द चाइना इंडिया पॉलिसी डिलेमा। इस आर्टिकल को लिखा किसने है? इनको लिखा है अंतरा घोषाल सिंह जी ने। ये रिसर्चर है दिल्ली पॉलिसी ग्रुप में, ग्रेजुएट है शिंगुआ यूनिवर्सिटी चाइना से, चाइनीज लैंग्वेज फेलो भी रही हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि इनको चाइना के बारे में ठीक ठाक जानकारी है। इस आर्टिकल में कहने की कोशिश क्या कर रही हैं कि देखिए, भले ही जो चाइना का ऑफिशियल माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स, वो इंडिया को उल्टी सीधी बातें बोलता रहता है, इंडिया को क्या पूरी दुनिया को उल्टी सीधी बातें बोलता रहता है, लेकिन जो चाइना के डोमेस्टिक रिसर्चर्स हैं, जो चाइना के डोमेस्टिक एक्सपर्ट्स हैं, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के फील्ड में अपनी स्टडी करते हैं, वहां पे दो ग्रुप बने हुए हैं और वो दो ग्रुप अलग अलग पॉलिसी व्यू रखते हैं इंडिया की तरफ। तो उन दो ग्रुप्स का क्या पॉलिसी व्यू है इंडिया की तरफ, इसको हम लोग इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, जो कि ऑथर यहां बताने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है वायरल आउटरीच ओनली स्पाइक्स द डाटा। देखिए, नोवल कोरोना वायरस के टेस्टिंग को लेके काफी बवाल चला है इंडिया में। कभी दिल्ली में चला, कभी किसी स्टेट में चला। इस समय पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी ये सारी बातें हो रही हैं। तो ये बोला जा रहा है कि जैसे जैसे कुछ स्टेट्स में नोवल कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, वहां पे जो पब्लिक ओपिनियन है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा है। तो जितना ज्यादा केसेस आ रहे हैं उतना ज्यादा लोग गवर्नमेंट को सुना रहे हैं, उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। ये चीज हेल्प नहीं करने वाली। ऑथर बस यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि देखिए, अगर आप एक लिमिट से ज्यादा इसके अगेंस्ट आउटरीच करेंगे, चिल्लाएंगे, लोगों गवर्नमेंट को उल्टा सीधा सुनाएंगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट डाटा को दबाने की कोशिश करेगी। और अगर गवर्नमेंट डाटा को दबाने की कोशिश करेगी या गवर्नमेंट टेस्टिंग कम करेगी या एफिशिएंट टेस्टिंग नहीं करेगी, तो ये जो वायरस है ये ज्यादा नुकसान कर जाएगा हमको। तो इसके रिलेशन में कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं, कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। अभी अभी न्यूज आई है, देखिए चाबहार प्रोजेक्ट में, पोर्ट प्रोजेक्ट में एक रेलवे लाइन थी दोस्तों। उस रेलवे लाइन के कॉन्ट्रैक्ट को इंडिया को दिया गया था। अब वो रेलवे लाइन का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है। 628 किलोमीटर की रेलवे लाइन थी, वो शाहबहार टू जाहेदान जाती थी। जाहेदान आपका ईरान में ही है, बट अफगानिस्तान के बॉर्डर के बहुत पास है। इस मैप में देखिए दोस्तों, यहां पे आपको चाबहार पोर्ट दिख रहा है। इस चाबहार पोर्ट से रेलवे लाइन गई, पहुंची जाहेदान, ठीक है ना। और जाहेदान बिल्कुल अफगानिस्तान की बाउंड्री पे है, यानी जाहेदान से जरांस तक की रेलवे लाइन बिछाने की भी बातचीत चल रही थी। इस प्रोजेक्ट को इंडिया को दिया गया था, इंडिया ने सही टाइम पे इसमें कुछ किया नहीं और अब ये प्रोजेक्ट इंडिया से ले लिया गया। तो रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट इंडिया से लिया गया है, क्योंकि इसको डेवलप करने में इंडिया थोड़ी देरी कर रहा था। क्यों कर रहा था उसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। यूएस का क्या एंगल है और चाइना का क्या एंगल है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगले आर्टिकल में फील्ड ऑन ट्रैक। देखिए, अभी अभी वेस्ट इंडीज का और इंग्लैंड का एक टेस्ट मैच हुआ इंग्लैंड में, उसके बारे में कुछ बातें कही गई हैं। तो ये बताया गया कि जब ये टेस्ट मैच हो रहा था तो जिस जगह पे टेस्ट मैच हुआ उसको ठीक से सैनिटाइज किया गया। जो प्लेयर्स थे वो बिल्कुल ग्राउंड के पास ही एक होटल है उसमें रुके। फिर आपको पता है कि सलाइवा का इस्तेमाल किया जाता है बॉल को स्विंग कराने के लिए, तो उसके ऊपर काफी बातचीत हुई। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे को इस वीडियो में दिखे, इस आर्टिकल में एक्चुअली देखने को मिले नहीं, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को अभी के लिए स्किप किया है, डिस्कस नहीं कर रहा हूं। आगे चलते हैं। ये आर्टिकल है सेंडिंग द राइट मैसेज, लिसनिंग टू साइंटिस्ट कैन लीड टू बेटर मैनेजमेंट ऑफ द पेंडेमिक। इसको लिखा है सुजाता बैरवान जी ने। ये साइंटिस्ट है टेक्नोलॉजी, साइंस और डेवलपमेंट पॉलिसी के फील्ड में। यहां पे सुजाता जी क्या बोल रही हैं? ये कह रही हैं कि देखिए, जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी एक्सपर्ट है किसी फील्ड के, वो जब कोई राय देते हैं और खासकर वो राय जब पैंडेमिक के फील्ड में हो, तो उस केस में उस राय को लोगों को भी मानना चाहिए, गवर्नमेंट को भी मानना चाहिए। उसमें अननेसेसरी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। पैंडेमिक के केस में जो बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्होंने अननेसेसरी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किया, जिसमें आपके डोनाल्ड ट्रंप भी हैं, ब्राजील के प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो भी हैं और भी बहुत से प्रेसिडेंट, जो कि मैंने आपको कल के एडिटोरियल की वीडियो में बताया था। तो जिसके चलते पैंडेमिक में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो तो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। अब पैंडेमिक में जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है उसको दूसरे फील्ड के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के साथ भी कंपेयर किया गया। जैसे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसमें कॉर्पोरेशंस, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और पॉलिटिकल जो रूलिंग क्लास है वो किस तरीके से इंटरफेरेंस करके क्लाइमेट चेंज की फाइट को कमजोर कर रही है, इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स दिए गए, कुछ अच्छे स्टैटिस्टिक्स दिए गए, तो वो मैं आपको बताऊंगा।
आगे चलते हैं दोस्तों, तबलीगी जमात एन आइलैंड अनटू इटसेल्फ। हुआ यह है दोस्तों कि देखिए, हार्पर कॉलिंस की कोई एक बुक है, उस बुक में से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है विद रिस्पेक्ट टू तबलीगी जमात। तो पूरा ही पूरा रिलीजियस मुद्दा है, पूरा ही पूरा एक कम्युनिटी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, उनके कुछ व्यू पॉइंट्स को बताया जा रहा है। कोई मतलब नहीं उसको डिस्कस करने का, एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं। आगे चलते हैं, नीडेड क्लियर टेस्टिंग डाटा। देखिए, कुछ 2 या 3 हफ्ते पहले दिल्ली के ऊपर काफी ये इल्जाम लगाए जा रहे थे, दिल्ली को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा था, दिल्ली की गवर्नमेंट को, कि ये लोग टेस्टिंग ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी और टेस्टिंग ज्यादा होनी चाहिए, हो नहीं रही है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने भी इस चीज का नोट लिया और उन्होंने टेस्टिंग शुरू कर दी। लेकिन दिल्ली की जो टेस्टिंग हो रही है वो हो रही है रैपिड एंटीजन पीओसी टेस्ट किट से। इस टेस्ट किट को एसडी बायोसेंसर ने बनाया है। अब प्रॉब्लम ये कि जो रैपिड एंटीजन पीओसी टेस्ट किट है, ये आरटी-पीसीआर किट जितनी एफिशिएंट नहीं है। ओके, तो रैपिड एंटीजन पीओसी टेस्ट को आईसीएमआर ने अप्रूव तो कर दिया है, लेकिन एम्स के वैलिडेशन के और आईसीएमआर के कुछ साइंटिस्ट के वैलिडेशन पे अप्रूव किया है। प्रॉब्लम यह है कि जो आरटी-पीसीआर किट है उसको एफडीए ने अप्रूव किया है, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एक रैपिड एंटीजन पीओसी टेस्ट किट को अप्रूवल नहीं दिया है एफडीए ने। तो काफी आवाजें उठ रही कि जो रैपिड टेस्टिंग किट है ये कितनी एफिशिएंट है और कितनी एफिशिएंट नहीं है। तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों वो हम लोग देखेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले द स्टैंड ऑफ एंड चाइना इंडियाज पॉलिसी। एज न्यू दिल्ली सीक्स टू रीसेट टाइज विद बीजिंग, इट मस्ट टेक नोट ऑफ द ऑनगोइंग चाइनीज डिबेट ऑन इंडिया। यानी कि यहाँ पे ऑथर न्यू दिल्ली के व्यू पॉइंट को नहीं बता रहा, यहाँ पे ऑथर ये बता रहा है कि चाइना के अंदर इंडिया के प्रति क्या व्यू पॉइंट चल रहे हैं, कौन से दो खेमे बटे हुए हैं, क्या वो बातचीत कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बातें बोली गई। देखते हैं क्या बोला गया। देखिए, वैसे तो चाइना के अंदर इंडिया को बहुत ज्यादा, एक लेवल से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती। उसके कुछ रीजंस है। रीजंस ये कि चाइना इज ओवरली ऑब्सेस्ड विद यूएसए। चाइना का ये टारगेट है कि हम दुनिया का सेंटर बनेंगे, दुनिया की सबसे पावरफुल ताकत बनेंगे और हम यूएसए को रिप्लेस कर देंगे। तो यूएस की तरफ ज्यादा डायरेक्टेड होती है चाइना की पॉलिसी, इंडिया की तरफ वो ज्यादा ध्यान देते नहीं है, क्योंकि चाइना वालों को पता है कि इंडिया हम पे इंपोर्ट्स के लिए डिपेंडेंट है, बहुत सारे एसेंशियल सप्लाईज के लिए डिपेंडेंट है। हुआ एकदम से क्या कि 15 जून को एक इंसिडेंट हुआ, एक वायलेंट फेस ऑफ हुआ, जिसमें चाइनीज ट्रूप्स की डेथ हो गई, इंडियन ट्रूप्स की भी डेथ हुई। 20 जवान इंडिया के शहीद हुए, चाइना के जितने जवान शहीद हुए वो पता नहीं है। इससे चाइना के अंदर बहस चल गई। उससे एक तरीके से होता है ना कि शॉक सा लगा उनको लगा कि ये चाइना, इंडिया जैसी कंट्री कभी काउंटर अटैक तो करेगी नहीं, और काउंटर अटैक हो गया। उसके बाद एक डिबेट सी छिड़ रही है चाइना के अंदर, और उस डिबेट में दो तरीके के लोग समझ में आ रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं, on the one side of the debate are China's top India watchers such as Lin Minwong and Zhang Jiadong, ये फुदान यूनिवर्सिटी में है, और ली होंगमई फ्रॉम शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। अगर आप ग्लोबल टाइम्स पढ़ते हैं तो ये नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। इन्होंने क्या बोला, ये बोल रहे हैं कि जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है 15 जून को गलवान वैली में इंडिया चाइनीज सोल्जर्स के बीच में, कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये तो होना ही था, क्योंकि इंडिया ऐसे काम कर रहा है कि ये होने ही वाला है। ठीक है, इंडिया की बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग स्पेकुलेटिव स्ट्रेटजी रही है चाइना इंडिया बॉर्डर पे, ऐसा इन ये जो ऑथर्स हैं इनका बोलना है। ये क्या बोल रहे हैं कि भाई डोकलाम स्टैंड ऑफ को ले लीजिए, चाहे कश्मीर के स्टेटस को चेंजेस की बात कर लीजिए, चाहे अनएंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आर्म्स रेस, यानी कि ये जो इंडिया है अपने आर्म्स के हथियारों को बढ़ा रहा है, खासकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, इस पे ले लीजिए। तो बीजिंग को नाराज होना ही था इंडिया से, और इंडिया को लेसन सिखाना ही था। जैसे कि इंडिया ना आर्म्स ले, ना ही कश्मीर में कुछ करे, डोकलाम में भी चाइना को घुसने दो, सब कुछ चाइना के हिसाब से करता रहे। अगर ये सब होता रहा तो ये ऑथर शायद खुश हो जाएंगे। जहां जरा सा भी यहां से जवाब गया तो वो खुश नहीं हुए। अब वो बोल रहे हैं कि इंडिया को लेसन सिखाना पड़ेगा। अब इंडिया को लेसन सिखाना पड़ेगा, लेसन सिखाने की कोशिश की थी, क्या बवाल हो गया वो तो दुनिया ने देख ही लिया। उसके बाद ये जो ऑथर्स हैं वो एक और बात बोल रहे हैं कि देखिए, इंडिया के चाइना के जो रिलेशंस हैं, करंट इंटरनेशनल सिचुएशन में इनके कोई बहुत बड़े प्रोस्पेक्ट है नहीं, कोई बहुत ज्यादा इनके बीच में अरेंजमेंट बढ़ने वाला है नहीं, और ना ही कोई इंडिया के साथ जो बॉर्डर सेटलमेंट है वो जल्दी होने वाला है। इनको ये बात पता है। इनका ये कहना है कि इंडिया ऑलरेडी यूएसए का अलाई हो चुका है, क्वासी अलाई हो चुका है यूएसए का। ठीक है, भले ही पूरी तरीके से मिलिट्री अलाई ना हुआ हो, बट क्वासी अलाई हो चुका है। इसलिए ग्लोबल लेवल पे कभी भी इंडिया यूएसए को छोड़कर चाइना की तरफ आएगा नहीं। ये सब बातें बोली गई। तो ये कह रहे हैं कि विद अपॉर्चुनिटीज फॉर कोऑपरेशन
at the global level diminishing, regional competition intensifying, and the earlier system of effective management of bilateral differences crumbling beyond control, periodic violent conflicts they predict are the new normal in the China-India ties. यानी वो ये कह रहे हैं कि देखिए, पहले के लिए जो हमारे वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए, जो बायलैटरल डिफरेंसेस को रोकने के लिए जो पहले अर्लियर सिस्टम ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट हमने सेटअप किए थे, अब उनका कोई मतलब रहने वाला है नहीं। और आगे आने वाले समय में इंडिया चाइना के बीच में कुछ और वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ये सब बात यहां पे कही गई है। फिर आगे एक कुछ और बातें बोल रहे हैं ये कि देखिए, अगर चाइना को पूरी दुनिया में अपनी ताकत को दिखाना है तो अपने वेस्टर्न फ्रंटियर को प्रॉपर तरीके से डील करना पड़ेगा। और जो चाइना का वेस्टर्न फ्रंटियर है वो इंडिया के साथ लगता है। चाइना के वेस्टर्न फ्रंटियर में तिब्बत ऑटोनोमस रीजन आता है, जिनजियांग रीजन आता है, और ये टच करते हैं किसके साथ? इंडिया के साथ। ठीक है, जो जिनजियांग रीजन है चाइना का वो टच करता है लद्दाख के साथ। तो हमें अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स पे बहुत स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, डिटर्मिनेशन दिखानी पड़ेगी, तभी हम अपने ईस्टर्न बॉर्डर्स को शांत रख पाएंगे। यानी इंडिया के साथ हम लोग लड़ाई करके, इंडिया को शांत करके, इंडिया को एक लेसन सिखा के हम ईस्टर्न जो साउथ चाइना सी के आसपास की कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, इन सबको एक मैसेज भेजेंगे कि हमसे लड़ोगे तो ये होगा। जब हम इंडिया के साथ ये कर सकते हैं तो तुम्हारे साथ भी ये कर सकते हैं। ये इनका सोचना है। प्लस यहां पे क्या बोला जा रहा है कि जो मेन प्रॉब्लम है, जो वो मेन राइवलरी है, वो चाइना और यूएस के बीच में। तो यूएस को सबक सिखाने के लिए इंडिया को सबक सिखाओ, तो वो बात हो जाएगी कि यूएस का आर्म या यूएस का पैर तोड़ दिया। इस तरीके की बातें कर रहे हैं ये लोग। फिर यहां पे कुछ और बोल रहे हैं कि रिसर्जेंट इंडिया, यानी कि जो इंडिया जो चाइना सामने दब नहीं रहा है, इसको दबाने के लिए जो चाइनीज हार्डलाइनर्स है वो क्या बोल रहे हैं? पॉलिसी ऑफ 3 नोस, यानी नो वीकनेस, किसी भी तरीके की वीकनेस मत दिखाओ, किसी भी तरीके का कंसेशन मत दो, एंड नो डिफेंसिव डिफेंस। मतलब डिफेंसिव डिफेंस ना हो, ऑफेंस हो। मतलब ऑफेंस करके उन पे अटैक मारो, डिफेंसिव डिफेंस नहीं होना चाहिए। और चूंकि डिफेंसिव डिफेंस तो इंडिया ही कर रहा है, ये जो गलवान वैली वाले जो इंसिडेंट हुआ था वो तो चाइना की वजह से हुआ था। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हर तरीके से चाइना सारी अपॉर्चुनिटीज ले ताकि इंडिया के ऊपर क्रैकडाउन कर सके और इंडिया को जितना हार्ड हो सके वो मार सके। अब ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है? इन्होंने बोला देखिए, चाइना इंडिया के रिलेशंस इससे खराब नहीं होंगे, इनफैक्ट स्टेबल होंगे। क्योंकि 1962 में हमने जब इंडिया के साथ वॉर किया और इंडिया को हरा दिया, तो देखिए उसके बाद क्या पीस आई, क्या स्टेबिलिटी आई वेस्टर्न फ्रंट पे। इंडिया डर गया और हमसे कभी लड़ा नहीं, ना अमेरिका की बात सुनी, ना ही सोवियत एम्बिशन सुने, ताकि इंडिया को इस्तेमाल किया जा सके। चाइना को कंटेन करने में ऐसा हो ही नहीं पाया, क्योंकि 1962 में जब हमने इंडिया को हरा दिया, इंडिया औकात में आ गया, शांत बैठ गया। ऐसा यहाँ पे ये जो हार्ड लाइनर्स है वो बोल रहे हैं। तो ये कुछ और बहुत डिस्टर्बिंग बातें कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि इनके बीच में एक ऐसा इंटरेस्ट आ रहा है कि चाइनीज स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को क्या करना चाहिए। देखिए, इंडिया को कंट्रोल में रहने के लिए जो पूरा बॉर्डर का इलाका है इंडिया के साथ, उसको डिस्टेबलाइज करो। फिर बॉर्डर पे टेंशंस लेके आओ, चाहे वो मैकमोहन लाइन हो अरुणाचल प्रदेश में, चाहे अक्साई चीन हो लद्दाख के इलाके में। फिर एक काम करो, जैसे ही मौका मिले इनिशिएटिव लेके कुछ टेरिटरीज को सीज कर लो इंडिया में, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में। और फिर इंडिया को अंदर से कमजोर करो, मॉइस्ट को सपोर्ट दो, नागा सेपरेटिस्ट को सपोर्ट दो, कश्मीरीज को सपोर्ट दो। इस तरीके की बातें ये लोग कह रहे हैं। बहुत ही ज्यादा डिस्टेबलाइजिंग बातें हैं, बहुत ही एंटी इंडियन बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। तो दिस इज वन साइड ऑफ द स्टोरी। देयर इज आल्सो एन अनदर साइड ऑफ द स्टोरी। दूसरे साइड पे कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, कुछ प्रोफेसर हैं, जैसे कि जेंग योंगमियांग, यो ल्यूंगयो। ये क्या बोलते हैं? इन्होंने जब गलवान वैली का इंसिडेंट का एनालिसिस की, तो ये जो चाइना की पॉलिसीज रही हैं इंडिया की तरफ, इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसको वो सही बता नहीं रहे हैं। इसको ये बोल रहे हैं कि जो ये चाइना पॉलिसी ले रहा है इंडिया की तरफ, गलवान वैली में क्लैशेस को बढ़ा रहा है, ये रिएक्टिव नेचर है और इसका टिट फॉर टैट आएगा। मतलब चाइना अगर कुछ करेगा तो इंडिया उसका जवाब देगा, इंडिया अगर कुछ करेगा तो चाइना उसका जवाब देगा। और इन सब चीजों से होगा क्या? इन सब चीजों से एक्सट्रीम नेशनलिज्म बढ़ेगा इंडिया में, जो कि बढ़ भी रहा है। तो चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो, चाइना की एप्स पे बैन लगा दिया। और होगा क्या कि वैसे तो जो इंडिया है वो बहुत सारे कल्चर, रिलीजन, इन सब में बटा हुआ है, डिवाइडेड नेशन है, इनके पॉलिटिशियंस आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके की चीजें करेंगे तो जो इंडिया है वो चाइना के अगेंस्ट यूनाइट हो जाएगा, और इससे लॉन्ग टर्म में इंडिया का तो नुकसान होगा ही होगा, चाइना का भी बहुत नुकसान होगा, और एक अनटाइमली मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है। उसकी पॉसिबिलिटी को अभी हम रूल आउट नहीं कर सकते। फिर ये जो ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स ये भी बोल रहे हैं कि ये जो लोग कह रहे हैं कि टीचिंग इंडिया अ लेसन, आप इंडिया को टीच करो लेसन, वो थोड़े शॉर्ट साइटेड है। वो ये नहीं देख पा रहे हैं, वो साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्ड नहीं है इंडिया के राइज के लिए। इंडिया को तो राइज होना ही है, एंड दे आर नॉट साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्ड फॉर द राइज ऑफ इंडिया। वो सोच रहे हैं केवल हम ही राइज करेंगे और ये राइज नहीं करेंगे। यहां पे इन ऑथर्स, इस ग्रुप ऑफ ऑथर्स का ये बोलना है कि देखिए, चाइना
को ये समझना पड़ेगा कि इंडिया उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया एज अ राइजिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट है और चाइना के साथ उसके अच्छे रिलेशंस दोनों के लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर चाइना यूएस के लिंक्स की बात किया जाए तो चाइना यूएस के लिंक्स के बाद अगर चाइना के रिलेशंस किसी कंट्री के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो इंडिया के साथ होते हैं। और यहाँ पे एक चीज और बोल रहा ऑथर यहाँ पे ये बोल रहा है कि देखिए, अगर एक लिमिट से ज्यादा रिलेशन खराब हो गया इंडिया चाइना के बीच में और इंडिया ओपनली हॉस्टाइल हो गया चाइना की तरफ, जो कि एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के सिनारियो में हो ही जाएगा, तो उस केस में चाइना को नुकसान ज्यादा है और फायदा कम है। क्योंकि एक ओपनली हॉस्टाइल चाइना इंडिया के अगेंस्ट सब कुछ कर सकता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ थिंकर्स है वो क्या बोल रहे हैं कि नागा एक्सट्रीमिस्ट को पैसा दो, कश्मीरी एक्सट्रीमिस्ट को पैसा दो, इंडिया को अंदर से तोड़ो, बॉर्डर पे बवाल करो। अगर आप इस तरीके की चीजों करोगे तो इंडिया को आप अपनी तरफ ओपनली हॉस्टाइल कर लोगे। अगर आप इंडिया को अपनी तरफ ओपनली हॉस्टाइल कर लोगे तो अब तक जो इंडिया नहीं कर रहा है, एक एंटी चाइना अलायंस बनाना, वो करने लगेगा। तो भाई वो ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज के साथ मिलकर, यूएस चाइना जैसी कंट्री के साथ मिलकर एक मिलिट्री अलायंस बना सकता है। यूएसए की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है इंडिया की। और देखिए, भले ही चाइना की मिलिट्री इकोनॉमिक पावर इस समय पे एशिया में सबसे ज्यादा है, अगर इंडिया यूएस के साथ मिल जाता है तो वो एक बहुत तगड़ा काउंटर चेक दे सकता है चाइना को। प्लस G7 को अगर एक्सटेंड किया गया तो उसमें भी इंडिया एक बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है। ये सब बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। तो कुल मिलाकर ऑथर यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा है, जो सेकंड ग्रुप ऑफ जो थिंकर्स हैं वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पॉलिसी है ना, जैसे कि अब देखिए, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस तो खराब है ही। अब जिस हद तक इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस खराब है, अगर उस हद तक इंडिया चाइना के रिलेशंस भी खराब हो जाते हैं तो ये चाइना के लिए ना रीजनेबल होगा, ना प्रॉफिटेबल होगा और ना ही इकोनॉमिकल होगा। अब तक चाइना की एलएसी पॉलिसी क्या रही है कि भाई इस तरीके का एंगेजमेंट रखो जो रीजनेबल हो, प्रॉफिटेबल हो और इकोनॉमिकल हो। बट अगर अब ये सब चीजें होने लगी तो ये किसी के लिए भी रीजनेबल, प्रॉफिटेबल और इकोनॉमिक नहीं रहेगा। अब अगर मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात कर ले तो देखिए, भले ही चाइना के पास कुछ एडवांटेजेस है। सबसे पहला एडवांटेज है साइकोलॉजी। चाइना को अंदर ही अंदर ये पता है कि उनके पास सुप्रीम फोर्सेस है, उनका न्यूक्लियर आर्सेनल बहुत बड़ा है, मिलिट्री बहुत तगड़ी है। चाइना के पास इक्विपमेंट्स अच्छे हैं, चाइना के पास लॉजिस्टिक मोबिलाइजेशन करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा है। इंडिया के पास अगर बात किया जाए तो इंडिया के पास भी कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं। इंडिया ने अपनी बहुत सारी फोर्सेस को डिप्लॉय कर रखा है। इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बॉर्डर के एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके थ्रू अपनी सप्लाई लाइन को, यानी सोल्जर्स और ट्रूप्स और इक्विपमेंट्स की सप्लाई लाइंस को भी इंप्रूव किया है। इंडिया के जो जनरल्स हैं, जो वॉर जनरल्स हैं, उनके पास वॉर एक्सपीरियंस तगड़ा है। इंडिया को टोपोग्राफी के बारे में ज्यादा पता है। तो ये सब चीजें इंडिया के फेवर में है। ये सब बातें बोली गई हैं। अब देखिए, भले ही अगर इंडिया और चाइना में एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होती है तो जितनी जल्दी चाइना दिल्ली पे अटैक कर सकता है उतनी जल्दी इंडिया बीजिंग पे अटैक नहीं कर सकता है। बट प्रॉब्लम यह है कि जो चाइना की सप्लाई लाइंस है वो पूरे चाइना में फैली हुई है। तो अगर एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो छोटे समय का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है, मान लीजिए 5 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, तो उस केस में चाइना को फायदा होगा और इंडिया को नुकसान होगा। लेकिन अगर एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो इंडिया इस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को एक्सटेंड करेगा, क्योंकि अगर लंबा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट लगा तो इंडिया चाइना को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। और एंड में अगर इस तरीके का कुछ भी होता है तो चाइना को जितना फायदा नहीं होगा उससे ज्यादा तो चाइना को हो जाएगा नुकसान। इसलिए टीच इंडिया इज अ लेसन वाली जो पॉलिसी है दैट इज वेरी डेंजरस, ऐसा कुछ लोगों का बोलना है। तो आप देख सकते हैं कि चाइना के अंदर भी एक डिलेमा है। डिलेमा यह है कि भैया इंडिया की तरफ पॉलिसी रखी क्या जाए। एक ग्रुप ये बोल रहा है कि इंडिया को सबक सिखाओ और कुछ उस तरीके की पॉलिसी अभी चल भी रही है, और दूसरा ग्रुप ये बोल रहा है कि नहीं भाई, अच्छे दोस्त, अच्छे रिलेशन बना के रखो, ये तो आगे बढ़ेंगे ही, इनके साथ मिलकर हम भी आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाली पॉलिसी ऑब्वियसली अच्छी है, लेकिन जो लीडरशिप है चाइना की, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, अनफॉर्चुनेटली अब तक ऐसा वो दिखा नहीं रहे एक्शन से। अब ऐसा नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर जितने भी लोग बैठते होंगे उनमें से कोई भी प्रो इंडिया नहीं होगा। कुछ लोग इंडिया के साथ आगे बढ़ के चलना पसंद करते होंगे, लेकिन चलती तो जी जिनपिंग की है ना, तो होगा तो वही जो जी जिनपिंग चाहते हैं। तो अभी समय पे ही पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। अभी के लिए इस आर्टिकल में जो सब बातें कही गई वो मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं। वायरल आउटरीच ओनली स्पाइक्स द डाटा। यहां पे क्या कहा जा रहा है? Adverse public reaction to bad coronavirus figures could only end up creating incentives to suppress crucial numbers. देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए, वैसे तो इस आर्टिकल में बहुत सी चीजें लिख रखी है, मैं आपको सिर्फ काम की चीजें बता रहा हूं। जैसे जैसे अलग अलग स्टेट्स में कोरोना वायरस के केसेस चल रहे हैं, लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लोगों के पास कोई काम है नहीं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, तो वो क्या करते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। वो ये बोलते हैं सरकार सही से काम नहीं हो रही, कर रही है। कुछ हद तक ये चीजें कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हर जगह पे ऐसी चीजें हो रही हैं।
आप देखिए तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले महाराष्ट्र में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र थोड़ा सा स्टेबलाइज कर पा रहा है, अभी के लिए दिल्ली स्टेबलाइज कर पा रहा है, लेकिन दिल्ली कैसे स्टेबलाइज कर रहा है वो एक अलग ही स्टोरी है। ठीक है, तो प्रॉब्लम यह है कि जब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आना शुरू होता है तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हम फेल हो रहे हैं, अगला इलेक्शन हार सकते हैं, और जब गवर्नमेंट को लगता है कि हम अगला इलेक्शन हार सकते हैं तो वो नंबर्स को छुपाना शुरू कर देते हैं। तो अगर नंबर्स बढ़ रहे हैं, कोरोना वायरस के फिगर्स बढ़ रहे हैं, तो उसका जो नी जर्क रिस्पॉन्स है, जो लोगों का गुस्सा है जो कि गवर्नमेंट की प्रति फूट रहा है, वो सही नहीं है। क्योंकि कुछ हद तक गवर्नमेंट भी, ये जो लोग हैं ये भी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि भाई कोरोना वायरस को रोकना है तो आप अच्छी प्रैक्टिसेस को करिए, कहीं ना कहीं आप लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हो, इसलिए चीजें गड़बड़ हो रही हैं। ठीक है, तो हमको चीजों को ठीक तरीके से करना है, प्रोसेसेस को सही तरीके से करना है, और इसमें सिर्फ गवर्नमेंट नहीं लोगों को भी काम करना है। एक बात तो ये बोली गई। यहां पे दो स्टेट्स को कंपेयर किया गया है, एक है भाई आपका तेलंगाना, एक है आंध्र प्रदेश। देखिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में केसेस की बात की जाए तो देखिए तेलंगाना में लगभग 34,000 केसेस हैं, आंध्र प्रदेश में लगभग 30,000 केसेस हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो तेलंगाना के 34,000 केसेस हैं उसके अगेंस्ट में इन्होंने टेस्ट कराए हैं 1.7 लाख। अब अगर 1.7 लाख में 34,000 लोगों को कोरोना वायरस है और वहीं पर आंध्र प्रदेश में 11.5 लाख टेस्ट हुए जिसमें 30,000 लोगों को कोरोना वायरस है, तो ये पता करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि तेलंगाना की हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब चल रही है। तो ऑब्वियसली बात है तेलंगाना की गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ेगा लोगों का कि कोरोना वायरस के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर प्रेशर पड़ेगा तो तेलंगाना गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो टेस्टिंग धीमी रखेगी, या अगर वो टेस्टिंग तेज करेगी तो नंबर्स को जबरदस्ती दबाने की कोशिश करेगी। ये सब बात बोली गई। यहाँ पे दिल्ली की बात करते हैं। देखिए दिल्ली की टेस्टिंग ज्यादा थी लेकिन दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा है, तो उस चक्कर में हुआ ये कि दिल्ली की गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर पड़ा कि आप ठीक से टेस्ट करवा नहीं रहे हो। ये मैंने पहले एडिटोरियल में आपको बताया है। अभी के लिए आप देखो भैया दिल्ली ने बहुत तेजी से टेस्ट कराने शुरू कर दिए हैं, लेकिन वो जो रैपिड एंटीजन किट्स है ना, उनके बारे में अभी आगे एक आर्टिकल में बात करूंगा। उन रैपिड एंटीजन किट्स से वो टेस्ट करा रहे हैं। अब वो किट्स कितनी एफिशिएंट है, कितनी एफिशिएंट नहीं है, क्या वो आरटी-पीसीआर जितनी एफिशिएंट है या नहीं है, इस बात पे देखिए थोड़ा डाउट चल रहा है अभी। ठीक है, तो दिल्ली में जो टेस्टिंग हो रही है कितनी सही है कितनी गलत है। अच्छा, यहां पे ऑथर इनडायरेक्टली ये कहने की भी कोशिश कर रहा है कि दिल्ली की गवर्नमेंट के पास ये पूरे रीजंस हैं कि वो अपने कोरोना वायरस के नंबर को दबाएं। अगर वायरस बढ़ भी रहा है तो उसको लोगों के सामने ना आने दें, क्योंकि वो डायरेक्ट उनके इलेक्शन रिजल्ट्स पे जवाब डाल सकता है। एक गवर्नमेंट की जवाबदेही होती है किसी भी चीज में। अब अगर कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं तो इससे हमको क्या सीखना चाहिए, इससे हमको ये सीखना चाहिए कि हाँ चलो भाई हमारे टेस्टिंग अच्छी हो रही है, हमको इसे कंट्रोल करना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग ज्यादा करनी है। जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है और ये गवर्नमेंट को अच्छा लग नहीं रहा है, तो गवर्नमेंट बात को दबाने की कोशिश कर रही है जो कि काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। प्लस यहाँ पे कुछ बातें और बोली जा रही है। बहुत सारी डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन आप देखोगे चेन्नई, न्यू दिल्ली और मुंबई ने जो अपना डेथ का डाटा दिखाया है कोरोना वायरस के चलते वो बहुत कम दिखा रखा है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। कहा यह जा रहा है कि बहुत सारी जब डेथ्स हो रही हैं, होता ही है कि देखिए मान लीजिए किसी पर्सन को बीमारी है, कैंसर है, एचआईवी है, हार्ट डिजीज है, किसी तरीके की कोई और बीमारी है, उसको कोरोना वायरस हो जाता है, तो कोरोना वायरस उसके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है और वो मर जाता है पर्सन। तो उस डेथ को रजिस्टर इस तरीके से नहीं किया जा रहा है कि डेथ कोविड-19 की वजह से हुई, इस तरीके से किया जा रहा है कि भाई हार्ट की डिजीज की वजह से हो गई या कैंसर की वजह से हो गई, ठीक है, या फिर कोई और प्रॉब्लम थी उसकी वजह से हो गई। तो जब डेथ की रिपोर्टिंग कर रहे हो तो यहाँ पे कॉज क्या था, यहाँ पे कॉज था कोरोना वायरस, बट आपने डेलिबरेटली कोरोना वायरस को कॉज नहीं दिखाया, किसी और बीमारी को कॉज दिखा दिया, क्योंकि आप पब्लिक ओपिनियन को अपने अगेंस्ट में घुमाना नहीं चाहते, ऐसा यहाँ पे ऑथर बोल रहा है। ठीक है, इसीलिए ऑथर का बस यहाँ पे एंड में यही बोलना है कि देखिए कोविड-19 फैल तो रहा है, चलिए उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। जरूरी यह है कि जो कोविड-19 की रिपोर्टिंग हो वो सही हो, जो कोविड-19 की हैंडलिंग हो वो सही हो, और वो रिपोर्टिंग हैंडलिंग तब सही होगी जब जेन्युइन फिगर्स हमारे सामने आएंगे। और जरूरी यह है कि सरकार को इस चीज के लिए क्रिटिसाइज ना किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग भी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यहां पे हुआ क्या दोस्तों, यहां पे हुई है एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। इंडियाज लॉस इन फेलिंग टू डेवलप द चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट इन ईरान माइट बी चाइनाज गेन। यहां पे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं दोस्तों। देखिए ये जो चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट है इसका जो एग्रीमेंट है ये 2003 में साइन हुआ था। इंडिया ईरान टाइज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती थी, और इस पोर्ट में काफी हद तक इंडिया ने सपोर्ट किया है ईरान को डेवलप करने में। और खासकर आप देखिए दोस्तों
इंडिया की जो एक्सेस है अफगानिस्तान की तरफ वो पाकिस्तान की वजह से हो जाती है ब्लॉक। वैसे तो देखिए, अगर आप हमारा नक्शा देखेंगे, जो हमारा लीगल नक्शा है, उस लीगल नक्शे के चलते हम अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री बनाते हैं। ये वाली बाउंड्री बन रही है, ये गिलगित बल्तिस्तान वाला इलाका पाकिस्तान के कंट्रोल में है, तो हम डायरेक्ट अफगानिस्तान के साथ एक लैंड बॉर्डर शेयर करते नहीं है। तो अगर हमको अफगानिस्तान पहुंचना है और उस रास्ते से सेंट्रल एशिया की कंट्रीज में पहुंचना है, रशिया में पहुंचना है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ठीक है ना, तुर्कमेनिस्तान, इन सब कंट्रीज में पहुंचना है तो हमको रास्ता चाहिए। अब लैंड से तो रास्ता मिल नहीं रहा है, तो इंडिया की सरकार ने निकाला कि भाई ये जो कांडला पोर्ट है या फिर जो मुंबई पोर्ट है, यहां से एक समुद्री रास्ता जाता है आपका चाबहार पोर्ट पे। ये ग्वादर पोर्ट के वेस्ट में है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का है। इस ग्वादर पोर्ट ये चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्वादर पोर्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। लेकिन ये जो चाबहार पोर्ट है, ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और चाबहार पोर्ट को इंडिया ने डेवलप किया है। इंडिया ने इसमें काफी सारा पैसा भी लगाया है और इंडिया ने इसको बहुत तेजी से डेवलप किया। दोस्तों 2016 में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ये तेहरान गए और वहां पे जाके उन्होंने ईरान के जो प्रेसिडेंट थे हसन रोहानी, उनके साथ बातचीत की। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ घनी के साथ बातचीत की। अफगानिस्तान का भी काफी प्रेशर था। अफगानिस्तान चाहता था कि ये पोर्ट डील जल्दी साइन हो ताकि हमारे पास इंडिया से सामान आ सके। तो यहां पे ये बात की गई कि इंडिया को एक 10 साल की लीज दी गई और ये बोला गया कि इंडिया 2 टर्मिनल और 5 बर्थ को ऑपरेट कर सकता है। अब आप बोलोगे टर्मिनल और बर्थ क्या होता है, तो देखिए ये पूरा जो बड़ा सा स्क्वायर दिख रखा है लाल कलर का, ये है पोर्ट एरिया। एक पोर्ट एरिया में दोस्तों बहुत से टर्मिनल होते हैं, बहुत से बर्थ होते हैं। ये वाला जो बड़ा स्क्वायर दिख रहा है रेड वाला, ये है आपका टर्मिनल पूरा का पूरा। इस टर्मिनल में बहुत सारी बर्थ है। एक ये बर्थ है, एक ये बर्थ है, एक ये बर्थ। होता क्या है दोस्तों कि वेसल्स आएंगे समुद्र से और वो वेसल्स आके इस अलाइनमेंट में लग जाएंगे। वो अनलोड होंगे और अनलोड होकर उनकी लोडिंग होगी। अब इंडिया अगर सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ ट्रेड करता है, रशिया के साथ ट्रेड करता है, तो ये रास्ता उसके लिए बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो वो चाबहार पोर्ट तक अपने सामान को बहुत आसानी से पहुंचा सकता है। ठीक है, तो चाबहार पोर्ट पे जो टर्मिनल और बर्थ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो इंडिया को मिल गया और इंडिया ने बहुत सारा सामान अफगानिस्तान भेजा भी है और आगे भेजने की कोशिश कर रहा है दूसरे सेंट्रल एशियन नेशंस को, रशिया को। तो यहां पे तो इंडिया सक्सेसफुल रहा। प्रॉब्लम कहां हो गई? प्रॉब्लम हो गई कि दोस्तों एक रेलवे लाइन बिछानी थी 628 किलोमीटर की फ्रॉम शाहबहार टू जाहेदान। ये रहा चाबहार और ये रहा जाहेदान। इस रेलवे लाइन को डेवलप करने की बात की गई थी। एक एमओयू साइन हुआ था इंडिया के बीच में और ईरान के बीच में और ये बोला था इंडिया ने कि हम इस रेलवे लाइन को डेवलप करेंगे। ईरान चाहता था कि इस रेलवे लाइन को डेवलप किया जाए क्योंकि इस रेलवे लाइन से इस पोर्ट एरिया की कनेक्टिविटी बढ़ेगी इंटीरियर एरिया से। अच्छा, ईरान भी तो ये चाहेगा। ईरान भी तो चाहेगा कि भाई हमारा, क्योंकि इंडिया को तो वो केवल 2 टर्मिनल और 5 बर्थ दे रहा है, बाकी सारे टर्मिनल और बर्थ तो उसके हैं ना, तो उसका इंटरनेशनल ट्रेड भी तो बढ़ेगा। ईरान को भी पता है कि भाई दुनिया में अगर बड़ा बढ़ना है तो अपने ट्रेड को बढ़ाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि ये जो रेल प्रोजेक्ट है ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। उसकी एक वजह थी यूएस। यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। यूएस की दोस्ती अच्छी हुई बैरक ओबामा के राज में ईरान से और बाद में ट्रंप ने आके सारा गुड़ गोबर कर दिया। ट्रंप ने ईरान के साथ अपने सारे रिलेशंस खराब कर दिए। उसके चलते इंडिया को डर लगा हमारे ऊपर सैंक्शंस आ जाएंगे। हालांकि इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी से चाबहार प्रोजेक्ट के लिए और साथ साथ इस रेलवे लाइन के लिए परमिशन ले ली यूएसए से, लेकिन फिर भी हुआ ये कि इस रेलवे लाइन को बिछाने के लिए, ठीक है, कुछ इक्विपमेंट्स को सप्लाई करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट उठाने के लिए लोग मिले नहीं सही समय पे। तो ये जो रेलवे लाइन थी ये बियॉन्ड टाइम चल रही थी, बियॉन्ड शेड्यूल चल रही थी। ठीक है, अब क्या हुआ है कि रिसेंटली आपको पता है कि चाइना की ईरान के साथ एक डील हुई है, 25 साल की $400 बिलियन की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील है। उस डील के होने के बाद इंडिया को ये जो चाबहार जाहेदान जो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है उससे ईरान ने निकाल दिया है। ईरान का ये बोलना है कि इंडिया की तरफ से फंडिंग समय पे नहीं आ रही है। उसके बहुत से रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि जब यूएस ने ईरान पर सैंक्शंस लगाए तो इंडिया ने ईरान से ऑयल खरीदना बंद कर दिया और इससे ईरान को फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान हुआ। तो ईरान को लगा कि यूएस के प्रेशर के अंदर इंडिया हमारा साथ नहीं देगा, तो ईरान को लगा कि हमारा साथ देगा कौन, तो ईरान को नजर आ रहा है चाइना हमारा साथ देगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर चाइना उससे बैक एंड में ये बोलेगा कि भाई इस रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट से इंडिया को बाहर निकाल दो, तो ईरान निकाल देगा। चाबहार प्रोजेक्ट से नहीं निकाल सकता क्योंकि चाबहार प्रोजेक्ट को इंडिया ने डेवलप किया, उसमें पैसा लगाया है, उसके ऊपर एक डील साइन हो चुकी है। लेकिन इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को भी इंडिया अगर सही समय पे एग्जीक्यूट कर देता, बना देता है इस रेलवे लाइन को, तो ऑब्वियस सी बात है ईरान इसको भी कैंसिल नहीं कर पाता। लेकिन चूंकि इंडिया ने इस पे काम शुरू किया नहीं, ये चीज बनी नहीं, इंडिया यूएस के प्रेशर के अंदर बकल डाउन कर गया
उस चक्कर में ईरान ने अब इस रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट इंडिया से कैंसिल कर दिया। और ऐसा नहीं, तुरंत कैंसिल नहीं हुआ है। पिछले कुछ सालों में जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है और ईरान के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने सेवरल ऑफिशियल और अनऑफिशियल चैनल से दिल्ली पे प्रेशर डलवाया है कि प्लीज इस रेलवे लाइन को जल्दी बनवाइए, बट दिल्ली ने जल्दी बनवाया नहीं। और नुकसान आप देखिए, ये प्रोजेक्ट इंडिया के हाथ से चला गया। अब इसके नुकसान तो होंगे ही होंगे, आगे इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है ये देखते हैं, ये तो समय पे ही पता चलेगा, बट दिस इज डेफिनेटली एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। आगे चलते हैं, सेंडिंग द राइट मैसेज। देखिए ऑथर यहाँ पे ये कह रही है कि जो साइंटिस्ट हैं, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। अगर वो कोरोना के पैंडेमिक को मैनेज करने के लिए कुछ राय दे रहे हैं तो पॉलिटिकल क्लास को और लोगों को उस राय को सुनना चाहिए। अभी के लिए देखा जाए तो लोग भी कुछ हद तक उस राय को नहीं सुन रहे हैं। तो आप देखोगे कई जगहों पे लोग उतना सीरियसली मास्क लगाते नहीं है, मास्क को ठीक से ढकते नहीं है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि मास्क इफेक्टिव नहीं है, बट फिर भी अगर आपने एक बेकार सा मास्क भी पहन रखा है तो जो नोज पे आपके ड्रॉपलेट्स हैं वो ड्रॉपलेट्स बाहर नहीं जाएंगी। तो इनफैक्ट अगर आप एक एसिम्प्टोमेटिक केस हो कोरोना के तो आप किसी और को इन्फेक्ट नहीं करोगे। तो लोगों की गलती को शुरुआत में इनडायरेक्टली पॉइंट आउट किया ऑथर ने। बाद में यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सीधे सीधे आवाज उठाई है। डोनाल्ड ट्रंप को ऑथर बोल रहा है कि दैट ही हैज बीन वन ऑफ द वर्स्ट पॉसिबल कम्युनिकेटर्स ऑफ वाइटल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द क्राइसिस। जब यूएसए में इस पैंडेमिक को रोकने की जरूरत थी तो उस समय पे कुछ अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे ब्लीच पीने लगे। ठीक है, उनको ये लगा कि ब्लीच पीने से कोरोना वायरस हमको अफेक्ट करेगा नहीं। आप देखेंगे बहुत सारी पब्लिक डिबेट्स में, डेली मीडिया ब्रीफिंग्स में ट्रंप के बीच में और मेडिकल एक्सपर्ट्स के बीच में सीधे सीधे बहस हुई है। ठीक है, ट्रंप के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ज्यादा महत्व देने की कोशिश की और उसका हर्जाना इस समय पे यूएसए भुगत रहा है। तो कुल मिला के बात ये कही जा रही है कि जब साइंस ने क्लियर कट मैसेज आपको दे रखा है, जब साइंस आपको ये बता रहा है कि भाई एक ऐसी क्राइसिस है जहां पे साइंस मैटर करती है, तो आपको लोगों की बात सुननी चाहिए, लोगों को अपने बिहेवियर में बदलाव करना चाहिए। क्योंकि मेडिकेशन पे, ट्रीटमेंट चॉइसेस पे, फिजिकल डिस्टेंसिंग पे, टेस्टिंग पे, वेयरिंग मास्क पे, ये सब जब हेल्थ प्रोफेशनल से बता दिया है जरूरी, तो पीपल को इस बात को समझना चाहिए और लोगों के साथ साथ गवर्नमेंट को इस बात को भी समझना चाहिए। अब लोगों को समझ में आया, थोड़ा देर से समझ में आया, अभी भी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया और गवर्नमेंट को भी थोड़ा देर से समझ में आ रहा है। तो कई केसेस में ये बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही है पब्लिक हेल्थ रिसर्च के लिए, साइंटिस्ट को इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स बनाने के लिए परमिशन नहीं दे रही है, कुछ जगहों पे तो जबरदस्ती कोरोना वायरस के केसेस को दबाया जा रहा है। ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे ऑथर कह रहा है। ऑथर ये बोल रहा है कि जो हेल्थ कम्युनिटी है, जो रिसर्च कम्युनिटी है, साइंटिफिक कम्युनिटी है, उसको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं मिला है, ना लोगों की तरफ से और ना ही गवर्नमेंट्स की तरफ से। और कुछ हद तक इसका रीजन ये भी है कि पब्लिक ओपिनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना चला जाए, इसीलिए गवर्नमेंट जबरदस्ती कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को दबाना चाहती है, बहुत सी जगहों पे इंफॉर्मेशन को सप्रेस करना चाहती है। इसलिए भी वो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स के लिए जो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स और साइंटिफिक पर्सनल्स है उसको मदद नहीं कर रही है। अब यहाँ पे कुछ कंपैरिजंस किए गए हैं फॉसिल फ्यूल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के साथ। जिस तरीके से फॉसिल फ्यूल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में होता है ना कि ज्यादा फॉसिल फ्यूल का एमिशन, ज्यादा फॉसिल फ्यूल जलाएंगे, ज्यादा पेट्रोकेमिकल्स को इस्तेमाल करेंगे तो एमिशंस बढ़ेंगे, एमिशंस बढ़ेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, उससे हमारे एनवायरमेंट को नुकसान होगा। तो आप देखोगे बहुत जगहों पे जो कॉर्पोरेशन है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशन है, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, वो कुछ इस तरीके के कैंपेन चला रहे हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में एक बड़ी कंपनी है कोच ब्रदर्स। कोच ब्रदर की जो कोच फैमिली फाउंडेशन है उसने $125 मिलियन फंड किए हैं 92 ऐसे ग्रुप्स को जो कि क्लाइमेट चेंज साइंस को चैलेंज करते हैं, पॉलिसी सॉल्यूशंस को चैलेंज करते हैं। ये पॉलिसी सॉल्यूशंस क्या बोलेंगे? एमिशंस कम करो, एमिशंस कम करोगे तो फर्टिलाइजर कम बनेंगे, मशीन्स कम बनेंगे, पेट्रोकेमिकल्स कम बनेंगे, जो इन्वायरमेंट को नुकसान करने वाली चीजें हैं वो कम बनेगी, और अगर वो कम बनेगी तो कोच ब्रदर्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को नुकसान होगा। तो कोच ब्रदर्स ने फंडिंग क्या करी कि भैया ये जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो रिसर्च चल रही है, जो पॉलिसी डिस्कशंस हो रहे हैं, उनको डिस्करेज करो। एक आर्टिकल छपा था न्यूयॉर्क टाइम्स में 10 जुलाई 2019 को, जो ये बोलता है कि गूगल और अमेजन जैसे कॉर्पोरेशंस जो कि क्लाइमेट चेंज को रोकने की बात करते हैं, वो पीछे ही पीछे कॉम्पिटिटिव इंटरप्राइजेस जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। ये क्या है? कि वॉशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक है जो चैलेंज करता है एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज को। यानी ये थिंक टैंक ये बोलता है कि नहीं भाई, ये जो क्लाइमेट चेंज है ये तो नेचुरली हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक वजह तो बहुत कम है। तो इस तरीके की बातें समझ में आ रही। तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है, ऑथर यहाँ कहने की कोशिश क्या कह रहा है? ऑथर यहाँ कहने की कोशिश ये कर रहा है कि दुनिया भर में जो साइंटिफिक एक्सपर्ट्स कर रहे हैं उनकी बातों को जोर नहीं दिया जा रहा है, लोग अपने मतलब के हिसाब से काम कर रहे हैं।
तो यहाँ पे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में देखा कि ये जो कॉर्पोरेट्स हैं और इनको पॉलिटिशियंस का भी सपोर्ट है, क्योंकि पॉलिटिशियंस की इलेक्शन में ये लोग फंडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं और अपने बिजनेस की इंपॉर्टेंस को ज्यादा समझ रहे हैं, अपनी इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस को ज्यादा समझ रहे हैं। वहीं पे कोरोना वायरस के पैंडेमिक के भी टर्म्स में ऑथर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि देखिए कोरोना वायरस का पैंडेमिक आया और कुछ लीडर्स ने अपनी इकोनॉमी को ज्यादा वैल्यू दी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप है यूएसए के, जेयर बोल्सोनारो है ब्राजील के, और अब देखिए कि ब्राजील और यूएसए जैसी कंट्रीज में कोरोना वायरस ने क्या तरकाट मचा कर रखा है। फिर जो ऑथर यहाँ पे कुछ कंट्रीज का एग्जांपल दे रहा है, जैसे कि न्यूजीलैंड की एग्जांपल दे रहा है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज फॉर एग्जांपल, आप वियतनाम की बात कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन लोगों ने हेल्थ एक्सपर्ट्स की बात पे ध्यान दिया और आज की डेट में देखिए ये लोग ऑलमोस्ट कोरोना वायरस फ्री हो चुके हैं। अब यहाँ पे हेल्थ जो ऑथर है वो एक और बात बोल रही है कि जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, वो इन लीडर्स के इलेक्शन शेड्यूल का ध्यान नहीं रख पाते। ये लीडर्स इलेक्शन के हिसाब से अपने डिसीजन लेते हैं और जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो लोगों की हेल्थ के हिसाब से डिसीजन लेती है। तो जरूरी है कि पब्लिक की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले देखा जाए और इकोनॉमी जैसी चीजों को बाद में देखा जाए। ये ऑथर यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है। फाइनली हम लोग अपने आखिरी आर्टिकल पे आते हैं, नीडेड क्लियर टेस्टिंग डाटा। इफ दिल्ली प्रोवाइड्स अ ब्रेकअप ऑफ द टेस्ट नंबर्स, द सक्सेस ऑफ रैपिड एंटीजन पीओसी किट्स कैन बी डिटरमिन्ड। देखिए जब पैंडेमिक शुरू हुआ इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट से जो हो सका उन्होंने किया। उन्होंने ट्रेवल एडवाइजरी इशू की, उन्होंने ये बोला, सबसे पहले बोला कि भैया इन कंट्रीज में मत जाओ। फिर उन्होंने बोला कि भैया लॉकडाउन लगेगा, बहुत सारी टेस्टिंग स्ट्रेटजीज लगाई गई, जो लोग बाहर से आ रहे थे उनको स्क्रीन करना शुरू किया जाने लगा। ये सब चीजें जितना हो सका गवर्नमेंट से उतना उन्होंने किया, ठीक है। अभी के लिए जो आरटी-पीसीआर टेस्ट है उसमें समय लगता है। अगर आप आरटी-पीसीआर टेस्ट को कराने जाते हो दोस्तों तो एटलीस्ट 2 दिन तो लगेंगे, कुछ जगहों पे तो 5 से 7 दिन, शुरुआत में तो 7 दिन तक लग रहे थे टेस्ट रिजल्ट आने में। अभी के लिए एक नई टेस्ट किट आई है जिसको बोला गया है रैपिड एंटीजन पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट। ये वो किट है, एसडी बायोसेंसर नाम की कंपनी इस किट को बना रही है। अब देखिए जो एसडी बायोसेंसर नाम की किट है, ये जो ये रैपिड एंटीजन जो टेस्ट किट है, बोला जाता है कि ये 30 मिनट के अंदर रिजल्ट बता देती है कि हाँ भाई एक पर्सन को कोरोना वायरस है या ये नहीं है। और इन नंबर्स के हिसाब से जो दिल्ली की गवर्नमेंट है वो अपने कोरोना वायरस के केसेस को डिक्लेयर कर रही है। यहां पे दिल्ली की गवर्नमेंट को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि ये जो किट है जो 30 मिनट में टेस्ट दे रही है, जिसके हिसाब से दिल्ली गवर्नमेंट अपनी रिपोर्ट्स निकाल रही है, ये टेस्ट ये बता रहे हैं कि जून 24 को दिल्ली में 3788 केसेस निकले थे, जुलाई 11 को 1781। अब जून 24 को जो टेस्टिंग हो रही थी वो हो रही थी आपकी आरटी-पीसीआर टेस्ट से, और यहां पे जो टेस्टिंग हो रही है वो इन रैपिड एंटीजन किट से हो रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोरोना वायरस है, बट चूंकि आपने किटें बदल दी हैं इसीलिए टेस्ट रिजल्ट्स कम आ रहे हो। अब देखा जाए कौन सी कंपनी इसको बनाती है, तो एसडी बायोसेंसर नाम की कंपनी जो इन टेस्ट किटों को बनाती है। एसडी बायोसेंसर नाम की जो कंपनी है वो 2 तरीके की किट्स बनाती है। एक तो है भैया नोवल कोरोना वायरस रियल टाइम डिटेक्शन किट्स आरटी-पीसीआर किट, और एक बनाती है कोविड-19 रैपिड एंटीजन पीओसी टेस्ट किट। ये जो पहली वाली किट है इसको एफडीए यानी यूएसए की हेल्थ बॉडी से अप्रूवल मिला है, बट दूसरे वाली किट को यूएसए की हेल्थ बॉडी से अप्रूवल नहीं मिला है। इसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अप्रूवल दिया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एम्स। तो भाई आवाज यहां पे उठ रही है कि ये जो दूसरी टेस्ट किट है ये कितनी ज्यादा एफिशिएंट है। अब इसकी एफिशिएंसी की बात की जाए तो 2 तरीके की बात करी गई है। यहां पे 2 चीजें निकल के आएंगी, एक तो सेंसिटिविटी और एक स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी क्या है? तो सेंसिटिविटी होती है एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज विद द डिजीज। तो ये बोला जा रहा है कि जब इस टेस्ट किट से आप डिजीज को टेस्ट करोगे, और इन रैपिड किट्स का इस्तेमाल इंडिया में बहुत सारे कंटेनमेंट जोन्स, हॉस्पिटल्स और लैब में हो रहा है। NABL का फुल फॉर्म क्या है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए, कई बार बता चुका हूं पहले। तो सेंसिटिविटी क्या बनाई जा रही है इस टेस्ट किट की? सेंसिटिविटी ये बताई जा रही है 84.4%। यानी कि अगर 100 लोगों को टेस्ट किया गया, या मान लीजिए 1000 लोगों को टेस्ट किया गया, और इन 1000 के 1000 लोगों को अगर कोरोना वायरस है तो एटलीस्ट 844 लोगों के जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आएंगे। दूसरा स्पेसिफिसिटी की बात की जा रही है कि भाई अगर किसी को डिजीज नहीं है तो उसको डिजीज बता देना वाली बात नहीं होगी। अगर किसी को डिजीज नहीं है तो 100% चांस ये है कि उसका टेस्ट निगेटिव ही आएगा। हो रहा है ना आज की डेट में बातचीत उठ रही है कि जिसको डिजीज नहीं है भाई उसका भी कोरोना वायरस पॉजिटिव निकाल दे रहे हैं टेस्ट। तो इसके ऊपर काफी ये इल्जाम लगे हैं, क्रिटिसिज्म हुआ है। तो इसलिए क्या बोला जा रहा है कि भाई स्पेसिफिसिटी इसकी 100% है उन केसेस में जिनको बीमारी नहीं है उनका टेस्ट रिजल्ट निगेटिव आएगा, और जिनको बीमारी है उसमें 84.4% हमारे रिजल्ट एक्यूरेट होंगे। ये बात बोली गई है। प्लस इस टेस्ट प्रोसीजर में चाहिए
नेसोफेरिजेनियल सैंपल, यानी आपके नाक में एक वायर घुसेड़ के, और एक्चुअली पूरे नाक के अंदर घुसेड़ते हैं, आपके थ्रोट के बैक साइड तक उस वायर को देके आते हैं, तभी ये सैंपल आप निकालते हो। नसल कैविटी से ये सैंपल निकलता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो टेस्ट प्रोसीजर है वो भी परफेक्ट होना चाहिए। तो जो लोग टेस्ट कर रहे हैं नसल सैंपल्स का, वो परफेक्ट होने चाहिए। अगर वहां पे टेस्ट गलत हो गया तो रिजल्ट निगेटिव आ जाएगा। प्लस द किट नीड टू बी मेंटेन एट अ टेम्परेचर ऑफ 2 डिग्री से 30 डिग्री। तो किट को आपको 2 डिग्री से 30 डिग्री की टेम्परेचर पर रखना है। अगर इससे कम पे हुआ तो किट खराब हो सकती है। अब बात यहां बोली जा रही है कि दिल्ली में तो टेम्परेचर ही आज की डेट में 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो वो कोल्ड चेन जिनके थ्रू इन किट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा है, पहले तो आप उन कोल्ड चेन्स को मॉनिटर करो। अगर वो कोल्ड चेन्स खराब हो गई, किट गर्मी में रखी गई, तो वो किट खराब हो जाएगी। उसके बाद आप उस किट को इस्तेमाल करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहां पे 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट निकली। एक तो सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंट है, एक स्पेसिफिसिटी इंपॉर्टेंट है, एक तो ये जो नसल सैंपल लेते हैं उसको ठीक तरीके से लेना इंपॉर्टेंट है, दूसरा 2 डिग्री से 30 डिग्री के टेम्परेचर रेंज में ही रैपिड किट्स इफेक्टिव है। उसके ऊपर अगर टेम्परेचर में गई तो ये खराब हो जाएंगी। एक बात यहां पे और बोली गई कि दोस्तों यहां पे टेस्टिंग के डाटा को कंपेयर करने की बात की गई है। ये बोला गया है कि जो रैपिड टेस्टिंग किट्स हैं, इसके साथ जो भी टेस्ट रिजल्ट आ रहा है, अगर वो नेगेटिव है तो आप आरटी-पीसीआर टेस्ट भी करिए उसका, क्योंकि पूरी तरीके से ये किट इफेक्टिव नहीं है। और अगर उस केस में आरटी-पीसीआर टेस्ट करने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो मान लीजिए किसी का रैपिड टेस्टिंग किट से निकलता है नेगेटिव और आरटी-पीसीआर टेस्ट से उसका रिजल्ट आ गया पॉजिटिव, तो इसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि जो रैपिड टेस्टिंग किट्स थी इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट थी। तो प्रॉब्लम यह है कि जो दिल्ली की बुलेटिन रिपोर्ट छप रही हैं, उसमें ये तो बताया जा रहा है कि रैपिड टेस्टिंग किट से हमने इतने टेस्ट किए और इतने निगेटिव आए, बट ये नहीं बताया जा रहा है कि रैपिड टेस्टिंग किट से जो निगेटिव आए उनका आरटी-पीसीआर में कितने पॉजिटिव हुए। क्योंकि ये जब होगा तभी तो हमको पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली कितनी इफेक्टिव है ये रैपिड टेस्टिंग किट्स। लेकिन गवर्नमेंट जल्दी उस डाटा को रिलीज नहीं करना चाहिए, स्पेशली तब जब वो डाटा गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, चूंकि ऑलरेडी एक बहुत तगड़ा पब्लिक ओपिनियन बन रहा है जो कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है। और गवर्नमेंट चूंकि पॉपुलिस्ट मेजर के हिसाब से चलती, तो गवर्नमेंट कभी चाहेगी नहीं कि अपनी कमियों को सामने लेके आए। तो ये था एनालिसिस आज के एडिटोरियल डिस्कशन का। दोस्तों आई होप आपको चीजें पसंद आई हो, कुछ काम की चीजें जानने को मिली हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करके आप अपने डाउट्स भी क्लैरिफाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।